हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के सेकंड पार्ट से। इसमें हमारा टॉपिक है इंसोलेशन और हीट बजट। इसके पहले हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंसोलेशन। इंसोलेशन में सोलर रेडिएशन, सोलर इंसोलेशन देखते हैं। इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन जो है ये सोलर रेडिएशन है, मतलब सन से रिसीव होने वाली एनर्जी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन का ये शॉर्ट फॉर्म जिसको हम यूज करते हैं वो है इंसोलेशन। ठीक, तो और ये जो इंसोलेशन है, मतलब जो सन से रिसीव होने वाली जो एनर्जी है, ये अर्थ पे शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में रिसीव होती है। इंसोलेशन अर्थ का मतलब जो अर्थ सन से एनर्जी रिसीव करती है वो अपने हीट को मैनेज करने के लिए यूज़ करती है। ठीक, तो जितनी एनर्जी सन से रिसीव होती है उतनी ही एनर्जी वो सन को वापस रेडिएट कर देती है, और इस प्रोसेस को हम हीट बजट है। मतलब अगर 100% 100 यूनिट सन से रिसीव कर रही है एनर्जी, तो वो 100 यूनिट वापस में बाद में रेडिएट भी कर देती है। देखते हैं क्या है। द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। ये कह रहा है कि जो अर्थ सरफेस है ये ज़्यादातर एनर्जी अपनी शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में रिसीव करती है। सेम चीज़, द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। के द्वारा जो एनर्जी रिसीव होती है उसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, जो कि शॉर्ट में इंसोलेशन भी है। एज द अर्थ इज अ ज्वाइड रिजेंबलिंग अ स्फीयर, जैसा कि जो अर्थ है वो ज्वाइड शेप की है, स्फीयर से रिजेंबल करते हुए, तो जो सन रेज हैं वो ऑब्लिकली फॉल करती हैं एटमॉस्फेयर के टॉप पे, और जो अर्थ है वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन सन की एनर्जी का रिसीव कर पाते हैं। ठीक, बहुत स्मॉल पोर्शन कितना कि जो एवरेज ऑन एन एवरेज अर्थ पे 1.94 कैलोरीज रिसीव होती हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि जो सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, जो हमारा जो सोलर एनर्जी है वो वेरी करती है ईयर में, मतलब अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो सोलर रेडिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखते हैं कौन कौन से thing इनको। सबसे पहला क्या फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रे, मतलब सन की रेज किस किस एंगल पे अर्थ पे आ रही है। तो जब अर्थ जो है ज्वाइड शेप में है, ये हमारी अर्थ है। ठीक, और ये हमारा सन है, ये सन। तो जो अर्थ जो सन की रेज है जब वर्टिकली फॉल करेंगी वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा। ठीक, और ये जो पोलर एरियाज में जब ये ऑब्लिकली जाएंगी तो वहाँ पे एनर्जी कम रिसीव होगी, क्योंकि जब वर्टिकली फॉल होंगी तो एक पर्टिकुलर एरिया पे ऐसे वर्टिकल फॉल कर रहा है, तो ये ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, मतलब ये जो कम एरिया को कवर करेगा तो ज़्यादा हीट करेगा। ठीक, और जब ये वर्टिकल फॉल करेगा, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो वहाँ पे इंसोलेशन कम रहेगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस, जैसे कि अर्थ और सन एक टाइम पे बहुत पास होते हैं और एक टाइम पे बहुत दूर। जब जो सबसे पास वाली को जब पेरीहीलियन का टाइम टाइम आता है, पेरीहीलियन जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कम होती है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस होती है 3 जनवरी के टाइम पे, तो तो मतलब उस टाइम पे इंसोलेशन कैसा रहता है। और एपीहीलियन के टाइम पे जब और अर्थ और सन की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है 4 जुलाई को, तो इंसोलेशन कैसा है। ठीक, तो अब ये है कि पेरीहीलियन के टाइम पे अर्थ पास है सन के, तो इंसोलेशन मतलब ज़्यादा होना चाहिए, अर्थ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सन की रेज पहुंचनी चाहिए। लेकिन नहीं, पेरीहीलियन मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब पेरीहीलियन का टाइम आता है 3 जनवरी को, तो उस टाइम पे सन की इंसोलेशन कम होती है, और एपीहीलियन में 4 जुलाई को समर सीजन होता है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो इसलिए यहाँ पे इंसोलेशन रिसीव होता है एपीहीलियन के टाइम पे ज़्यादा और पेरीहीलियन के टाइम पे कम। ऊपर देखिए क्या कह रहा है, ऊपर ऊपर भी ये कह रहा है ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, मतलब अर्थ के रिवॉल्यूशन के टाइम अराउंड
द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, अर्थ जो है फारदेस्ट है ऑन 4 जुलाई, 4 जुलाई को हम एपीलियन बोलते हैं, एंड ऑन 3 जनवरी जबकि अर्थ नियरेस्ट टू सन है 147 मिलियन किलोमीटर, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एपेरिलियन। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर जो कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब इंसुलेशन को इफेक्ट करता है वो है हमारा लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। समर्स के टाइम पे जब बहुत लंबा दिन होगा तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा, और विंटर्स के टाइम पे जब दिन छोटा होगा तो इंसुलेशन कम होगा। ठीक, और ट्रांसपेरेंसी नेक्स्ट फैक्टर है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि क्लाउड कवर के जितना ज़्यादा क्लाउड कवर रहेगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा इंसुलेशन, और अर्थ के सरफेस पे नहीं इंसुलेशन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो गए जो कि इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है वही वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वैरी ड्यूरिंग अ डे। ये बोल रहा है कि जो अमाउंट है और इंटेंसिटी है इंसुलेशन की एक एक मतलब डे के दौरान वेरी करता है, एक सीजन में वेरी करता है, और एक ईयर में वेरी करता है। द फैक्टर्स दैट कॉज दीज वेरिएशन इन इंसुलेशन आर, जिन फैक्टर्स की वजह से इंसुलेशन में वेरिएशन होता है वो है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट होना, द ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, किस एंगल पे सन की रे आ रही हैं, लेंथ ऑफ डे, डे की कितनी लेंथ है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी ट्रांसपेरेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या फैक्टर्स है, द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, और लैंड मतलब लैंड का कैसा कन्फिग्रेशन है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है। ठीक, वैसा तो द लास्ट टू हाउवर हैव लेस इन्फ्लुएंस, जो बाकी दोनों फैक्टर हैं लास्ट के उनका थोड़ा कम कम इन्फ्लुएंस है। ठीक, अब जो हमारी अर्थ है वो हीट हो रही है, मतलब कि उस पर इंसुलेशन आ रहा है तो वो सन की एनर्जी को रिसीव कर रही है, तो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो अपने टेम्परेचर को कैसे बैलेंस करेगी। ऐसा तो है नहीं कि इंसुलेशन अगर हो रहा है मतलब डे नाइट रोज होती है, तो फिर डे में जब इंसुलेशन हो रहा है तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, या फिर मतलब वो अपने टेम्परेचर को बैलेंस कैसे कर रही है। ठीक, तो नेक्स्ट में देखते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो हीटिंग और कूलिंग है कैसे बैलेंस रहता है, कि तो अलग अलग वेज हैं जिससे कि एटमॉस्फेयर मतलब अपने आप को हीट और कूल का बैलेंस बनाए रखता है। जो भी जैसे सबसे पहले अगर एटमॉस्फेयर पे सनरेज आ रही हैं तो जो अर्थ पे जो सनरेज आने आती हैं वो शॉर्ट वेव में आती है। ठीक, तो जो जब लैंड पे पड़ रही है तो जो एयर कांटेक्ट, लैंड के कांटेक्ट में जो एयर होगी वो हीट हो जाएगी, उसके ऊपर जो लेयर रहेगी उसके कांटेक्ट में वो भी हीट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस मतलब कांटेक्ट में आने से जो उसके ऊपर की जो ठंडी लेयर रहेगी वो गर्म लेयर के कांटेक्ट में आने से वो भी हीट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। मतलब ये प्रोसेस है जिससे कि जो अर्थ है वो उस पर हीट हो रही है। नेक्स्ट है कंडक्शन, देखते हैं क्या है। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर, जब दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर की कांटेक्ट में आती हैं तो जो गर्म बॉडी होती है वहां से एनर्जी जो है कूलर बॉडी की तरफ फ्लो हो जाती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल द बोथ बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर, और ये ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए या फिर उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट खत्म ना हो जाए। तो कंडक्शन जो है अर्थ के लोअर लेयर्स को या सॉरी एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स को हीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट कन्वेक्शन का प्रोसेस है। कन्वेक्शन क्या होता है, द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ फर्दर ट्रांसमिट्स द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, जैसे कि जो अर्थ पे जो इंसुलेशन हो रहा है और अर्थ से जो कांटेक्ट में जो एयर है वो हीट होके अपवर्ड राइज कर जा रही है, जब उसका क्या बोलते हैं, जब हीट हो जाएगी तो लाइट हो जाएगी, लाइटर एयर ऊपर उठती है तो वो ऊपर उठ जाएगी, और जो उसके आसपास जो मतलब अपनी जो हीट है वो जब ऊपर उठेगी तो ऊपर उस एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करते जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन। ठीक, और ये जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर है मतलब एयर का राइज होके ऊपर उठना, ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक ही कन्फाइंड है। जब ठीक, और द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ओरिजिनल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। और अगर हीट का ये जैसे कि एयर हीट हो रही है और ऊपर राइज कर जा रही है वर्टिकल मूवमेंट को हम कन्वेक्शन बोल रहे हैं, लेकिन अगर यही एयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, क्योंकि इधर तो मतलब जहाँ पे वो उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है वहाँ पे
और उसके बगल वाला एरिया जो है वो ठंडा है, तो वो वर्टिकल मूवमेंट कर रही है, सॉरी हॉरिजेंटल मूवमेंट कर रही है, तो उसको हम एडवेक्शन बोलेंगे। मतलब अगर एयर वर्टिकल हॉरिजेंटल के हीट को ट्रांसफर कर रही है तो एडवेक्शन का प्रोसेस है। और जो एडवेक्शन हॉरिजेंटल मूवमेंट है एयर का, वो वर्टिकल मूवमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मिडल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ डायरनल वेरिएशन इन डेली वेदर आर कास्ड बाई एडवेक्शन अलोन। मतलब कि मिड लैटिट्यूड्स में जो डायरनल वेरिएशन है, मतलब डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, ये एडवेक्शन की प्रोसेस की वजह से होता है। In tropical region, particularly in northern India, during summer season, local winds called loo is the outcome of advection process। मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में समर सीजन में जो लोकल विंड लू बहती है, वो एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से बहती है। ठीक। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है कि जो अब अर्थ पे जो इंसोलेशन रिसीव हुआ है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आया है। ठीक। उसको अब अर्थ को ट्रांसमिट करना होगा वापस से एटमॉस्फेयर, मतलब वापस से आउट स्पेस में। तो जो अर्थ से जो रेडिएशन जा मतलब अर्थ जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव फॉर्म्स, जो अर्थ पे इंसोलेशन रिसीव हुआ है शॉर्ट वेव फॉर्म्स में और अर्थ के सरफेस को हीट किया है, और द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम ए रेडिएटिंग बॉडी। जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा था, ठीक, तो ये अर्थ पे रिसीव हुआ, उसके बाद अब अर्थ यहाँ पे हीट हो चुकी है, तो ये जो है ये सारे रेडिएशन को, ये शॉर्ट वेव इनका मतलब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब ये सारी हीट हो चुकी है, अभी वापस इसको स्पेस में भेज देगी। ठीक। तो इसको देखते हैं, द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड, जब अर्थ हीट हो जाती है तो इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म। जो अर्थ पे इन सोलर रेडिएशन आता है उस वो शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। ठीक। शॉर्ट वेव लेंथ उसकी है, लेकिन जो अर्थ रेडिएट कर रही है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ठीक। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, और ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये वापस जाते टाइम एटमॉस्फेयर को हीट कर देती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जो एनर्जी रेडिएट कर रही है अर्थ उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, पार्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। और तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको मतलब एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जाने देते हैं, जो अदर गैसेज जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ट्रैप कर लेती है, और इसी वजह से मतलब क्यों बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जो वापस जाती है उसको वापस जाने नहीं देती है स्पेस में, और ट्रैप कर लेती है, और इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इसलिए जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। मतलब थोड़े अमाउंट में हो तो जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही ट्रैप करेंगे तो अर्थ के जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज मतलब एटमॉस्फेयर में उनका अमाउंट उनका प्रेजेंस बढ़ने लगेगा तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक। नेक्स्ट है द दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ रेडिएशन से हो जाता है। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू द स्पेस। और एटमॉस्फेयर मतलब ये जो एनर्जी है इसको ट्रांसमिट कर देता है या इस हीट को स्पेस में। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस। और इस तरह से जो इंसोलेशन रिसीव होता है सन से वो स्पेस में वापस चला जाता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द अर्थ सरफेस। और इस तरह से एंड इन द एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर दोनों पे जो है टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। तो ये हमारा इंसोलेशन था। इंसोलेशन का क्या था? इंसोलेशन था कि सबसे पहले जो है, तो अब समराइज करते हैं कि इंसोलेशन में हम क्या पढ़े। ठीक। सबसे पहले ये हमारा इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का ये है शॉर्ट फॉर्म, इंसोलेशन हम बोलते हैं। ओके। उसके बाद जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये अर्थ पे शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में रिसीव होता है, और अर्थ जो रेडिएट करती है, रेडिएट बैक करती है, वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। और इस तरह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है।
मतलब जितनी भी एनर्जी वो सन से रिसीव करती है, एक तो बहुत जो सन के जो एनर्जी है उसका बहुत ही छोटा पार्ट अर्थ पे रिसीव होता है, ठीक। वो उतना उतना पार्ट मतलब यूटिलाइज करती है, उसके बाद फिर रेडिएट कर देती है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रख सके, ठीक। और बहुत सारे फैक्टर्स देखे जिसमें जो कि इंसोलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स जिसमें कि लेंथ है, डे लेंथ ऑफ डे, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंसोलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। और मतलब ये इंसोलेशन जितना रिसीव हो रहा है अर्थ पे उतना वापस रेडिएट भी हो जा रहा है, उससे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस भी मेंटेन है। अब हम देखते हैं कि हीट बजट देखते हैं कि कितना रिसीव होता है, कैसे रिसीव होता है, कितना परसेंट आता है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट, अब हम हीट बजट को स्टार्ट करते हैं। हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, देखते हैं क्या कह रहा है। द अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, जो अर्थ है वो जो हीट को ना ही एक्यूमुलेट करती है और ना ही लूज करती है, मतलब कि अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखती है। इट मेंटेन्स इट टेम्परेचर, बस जितना आता है उसको वापस से रेडिएट कर देती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दिस कैन ओनली हैपन दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल्स द अमाउंट लॉस। तो ये कह रहा है कि ये तभी हो सकता है जबकि जितना अमाउंट रिसीव किया गया हो वो इक्वल हो जितना कि अमाउंट अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। तो इसमें देखते हैं, कंसिडर द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%, while passing through the atmosphere some amount of energy is reflected, scattered and absorbed। तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि 100% जो है एटमॉस्फेयर इंसोलेशन रिसीव हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से पास करते हुए कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, स्कैटर्ड हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, और जो बच रहा है बचा हुआ पार्ट वो अर्थ तक पहुंच रहा है। तो ये है कि एक सेकेंड, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में समझेंगे, ठीक। ये और ये है हमारा डायग्राम जो कि मतलब बता रहा है कि कितना रेडिएशन अर्थ पे रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले जो 100 यूनिट सन से जो है रेडिएशन आ रहा है, ठीक। 100 यूनिट में से जो 100% में से जो 35% है वो अभी एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चला जा रहा है, मतलब अर्थ तक 35% पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक। 65% पहुंचता है। देखते हैं उसमें सबसे पहले 35% जो है, 35% में से स्पेस में 27 जो 35% में से जो 27% है वो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है? क्लाउड्स के द्वारा। 2% अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है, और जो 6% है वो डायरेक्ट स्पेस में जो है स्कैटर हो जा रहा है, ठीक। तो ये जो हमारा है, ये 35% बिल्कुल भी मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसका, ये तुरंत मतलब जब सोलर रेडिएशन हो रहा है तो उसमें से 35% तुरंत ही स्पेस में रेडिएट हो जा रहा है, और अर्थ के सरफेस तक कितना पहुंच रहा है? 65%। देखते हैं ऊपर एक बार समझते हैं। इसमें क्या, roughly 35 units are reflected to space back to space even before reaching the earth surface। ये कह रहा है कि 35 यूनिट जो है वो 100% 100 यूनिट आया सोलर रेडिएशन, उसमें से 35 यूनिट बिना अर्थ के सरफेस पे पहुंचे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है स्पेस में। ऑफ दीज में से 27 पर यूनिट जो है वो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है। 2 यूनिट्स जो है अर्थ पे मतलब 2 यूनिट्स जो स्नो कवर्ड है एल्बिडो एल्बिडो के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस पे जो आइस कवर्ड एरियाज हैं या जो स्नो है वो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो 2 यूनिट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और 6 यूनिट 35 यूनिट जो है डायरेक्टली बिना अर्थ के सरफेस पे पहुंचे 35% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक। 35% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है स्पेस में। तो इसमें से 27% क्लाउड के द्वारा, 2% आइस या स्नो के द्वारा, और 6% स्कैटर हो जा रहा है स्पेस में, ठीक। स्कैटर हो जा रहा है। तो 35 मतलब 100 यूनिट में से 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया, अब बचा 65 यूनिट। तो अब देखते हैं 65 यूनिट कैसे यूटिलाइज हो रहा है।
65 यूनिट में जो 14 यूनिट्स है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और 51 यूनिट्स अर्थ तक पहुंचता है। ठीक, जो 14 यूनिट्स है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जा रहा है और 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है। इसमें से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ये 51 यूनिट जो है अर्थ सरफेस तक पहुंच रहा है। 34% डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है और 17% जो है स्कैटर्ड रेडिएशन की तरह पहुंचता है। तो ये 65 और 35 मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन का हो गया ना कि 100% का 100% कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 35% अर्थ के सरफेस पे आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और 65% में से हमारा 14% एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया और रिमेनिंग 51% जो है अर्थ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, अर्थ सरफेस पे आ गया, मतलब जो भी है मतलब लैंड में। और 51% में से जो है 34% डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू आता है और 17% स्कैटर्ड रेडिएशन के थ्रू। ठीक, अब 100% सोलर रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया अर्थ के द्वारा, मतलब रिसीव कर लिया गया। अब 100% कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, मतलब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू कैसे वापस जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 35% तो पहले ही जा चुका है, इसमें हम बचा जो 65% है वो कैसे जाएगा। तो 14% पहले ही एटमॉस्फेयर जो था एब्जॉर्ब कर चुका था। ठीक, देखते हैं 23% है वो अर्थ से रेडिएट होगा। 23% अर्थ से रेडिएट हो रहा है और 23% में से जो 6% है वो फिर से एटमॉस्फेयर मतलब ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर ले रही हैं एटमॉस्फेयर में, और 17% डायरेक्ट रेडिएट हो जा रहा है। तो बचा कितना, 6%। ठीक, और फिर 9% जो है वो फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के थ्रू, मतलब कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू। जब एयर जो अर्थ पे जो एयर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है अर्थ से, उसके बाद उसके ऊपर जो लाइटर एयर है उस वर्टिकल मूवमेंट करके एटमॉस्फेयर में 9% को ट्रांसफर कर रहा है, 9% हीट को। ये है एटमॉस्फेयर के पास अर्थ की 9% हीट है टर्बुलेंस और कन्वेक्शन की प्रोसेस से। 19% जो हीट है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई है। तो पहले ही एटमॉस्फेयर के पास 14% था। 14% जब अर्थ इंसोलेशन हुआ था तभी था। अब ये रेडिएशन के टाइम पे जब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है तो उस टाइम पे ये जो है ये 34% जो है 34% ये रेडिएशन के टाइम पे वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये 14% और 34% इन दोनों को मिला के वापस 48% ये बैक कर देगा, रेडिएट कर देगा स्पेस में। और ये जो अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन हुआ था वो 17% गया था, तो 48 और 17% कितना हुआ, ये हो गया 65%। ठीक, 65% हो गया ये। ठीक, तो अर्थ पे रिसीव कितना हुआ था, 35% हुआ था और रेडिएट कितना हो गया, 65% हो गया। तो समझ में आया ना कि कैसे अर्थ का जो हीट बजट है वो मेंटेन रहता है। ठीक, तो अब एक बार हम देखते हैं कि कैसे इसमें समझाया है। इसमें कह रहा है कि रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब, 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 15 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस। देखते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि हीट बजट क्या है। ठीक, अब इसको लास्ट में समराइज करते हैं कि क्या देखें, जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है इंसोलेशन, उसमें कितना रिसीव हो रहा है जो सन की एनर्जी है, और फिर अर्थ कैसे रेडिएट कर रहा है कर रही है इंसोलेशन रिसीव्ड इंसोलेशन को। तो जो सन है वो 100 यूनिट एनर्जी सन की रिसीव हो रही है, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100 यूनिट आ रही है, जिसमें से 35% जो है अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही रेडिएट हो जा रही है स्पेस। सरफेस पे नहीं पहुंच पा रही है, जिसमें 35% से 27% है क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और 2% जो है वो आइस या फिर स्नो कवर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है एल्बिडो इफेक्ट के थ्रू, और 6% स्पेस में स्कैटर हो जा रही है। ओके, तो ये हमारा 35% है। और इसमें से 65% जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस पे रिसीव हो रहा है। तो 65% में से 14% जो है ये एटमॉस्फेयर हमारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 14% एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ओके, फिर हमारा बचता है 51%।
तो 51% में से 34% जो है वो डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू अर्थ सरफेस पे रिसीव हो रही है, और स्कैटर्ड रेडिएशन मतलब जो स्कैटरिंग के प्रोसेस के बाद जो रिसीव हो रहा है 27% वो अर्थ सरफेस पे रिसीव हो रहा है। मतलब ये इतना 31% हमारा अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है। ओके, सॉरी, मतलब कि 27% नहीं, ये 17% है, ठीक। तो 17% अर्थ सरफेस पे रेडिएशन के थ्रू, स्कैटर रेडिएशन के थ्रू अर्थ सरफेस पे रिसीव हो रही है। तो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन का है, मतलब कितना एनर्जी रिसीव हो रही है 100 यूनिट में से किस किस प्रोसेस में। तो मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब एटमॉस्फेयर पे, मतलब जो इंसोलेशन के टाइम पे कितनी कितनी परसेंट एनर्जी डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू रिसीव होती है, तो 34% एनर्जी। कितनी यूनिट एटमॉस्फेयर, मतलब कितनी यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो 14 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, वो कैसे जा रही है, ठीक। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। अर्थ इंसोलेशन, अर्थ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में आती है, और अर्थ रेडिएट बैक जो एनर्जी करती है वो लॉन्ग वेव में आती है, ठीक। तो इसको हम ये भी कहते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक। तो इसमें से सबसे पहले जो है 23% में से 17% जो डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। 17% मतलब डायरेक्ट स्पेस में रेडिएट बैक हो जाती है, लेकिन 6% बीच में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, 6% एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये डायरेक्ट रेडिएशन, मतलब डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू 23% चला जाता है। उसके बाद 9% का टर्बुलेंस से, और टर्बुलेंस और कन्वेक्शन से 9% जो है कन्वेक्शन के थ्रू लॉस होता है, मतलब ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसको भी एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद और 19% जो है लेटेंट हीट के थ्रू जो अर्थ है वो लॉस करती है हीट को। ओके, तो एटमॉस्फेयर में पहले से 14% एब्जॉर्ब था, उसके बाद ये 6%, ये 6% और ये 9% और 19%, ये सारी जो है ये फिर से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है। अब इसको एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है, तो पहले से एटमॉस्फेयर जब अर्थ पे रेडिएशन आ रहा था तो उसमें 14% एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद ये जो है इसमें 34% ये मतलब रेडिएशन के टाइम पे एब्जॉर्ब कर लिया, तो टोटल 48%। तो अब इसको जो एटमॉस्फेयर है ये रेडिएट कर देता है स्पेस में, हाँ, रेडिएटेड टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, मतलब अर्थ के सरफेस पे आई हुई 51% एनर्जी जो कि अर्थ एब्जॉर्ब की थी, 48% ये और 17% ये, मतलब ये पूरा 17%, मतलब 65% जो भी रिसीव हुई थी वो पूरा फिर से ये भी फिर से एटमॉस्फेयर फिर से मतलब स्पेस में रेडिएट हो गई। तो इस तरह से जो अर्थ का हीट बजट है, मतलब 35% पहले ही हो गई थी, 65% ये है, तो ये 100% जो रेडिएशन है सन की वो री रेडिएट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक। अब ये देखते हैं क्या है, ये है वेरिएशन इन द नेट हीट बजट एट द अर्थ सरफेस, मतलब जो अर्थ के सरफेस पे हीट बजट में कैसे वेरिएशन आता है। इसमें बता रहा है कि एज एक्सप्लेन अर्लियर, पहले जैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, देयर आर वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। मतलब डिफरेंट अलग अलग फैक्टर है जो कि इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो इसी तरह से सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल द अदर पार्ट हैज डेफिशिएंट। मतलब ये कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पे कुछ जो पार्ट हैं वहाँ पे सरप्लस रेडिएशन है और कुछ पार्ट पे डेफिसिट रेडिएशन है। तो ये मतलब जो इक्वेटर के पास के एरियाज होंगे यहाँ पे सरप्लस सरप्लस हैं, और ये जो पोलर एरियाज हैं यहाँ पे डेफिशिट है, मतलब कम सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है, ठीक। तो देर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ एंड द रीजन्स नियर द पोल हैव डेफिसिट। वही चीज़ कह रहा है कि ये इक्वेटर के 40 डिग्री नॉर्थ तक, 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ तक जो है सरप्लस इंसोलेशन रिसीव हो रहा है, और पोल्स पे इन जो वो कम मात्रा में डेफिशिट है, मतलब कम है। द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द टॉपिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड एंड एज अ रिजल्ट द tropics do not get progressively heated up
ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट, और हाई लैटिट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डिफ्लेक्ट। और ये कह रहा है कि जो सरप्लस मतलब जो पोल्स पे जो जो ट्रॉपिक्स पे जो सरप्लस जो इंसुलेशन है वो ये जो पोल्स पे जहाँ पे डेफिशिट है इधर साइड ये रेडिएट हो जाते हैं, और इस तरह से जो ट्रॉपिक्स है वो एक्सेसिवली हीट नहीं करता है, मतलब एक्सेस हीट के एक्यूमुलेशन से बहुत ज़्यादा हीट नहीं करता है, और हाई लेटीट्यूड हमेशा के लिए मतलब परमानेंटली फ्रोजन नहीं रहता है। मतलब कि अगर वहाँ पे पोल्स पे जो है एक्सेस डिफिजिट हो रहा है, मतलब कम हीट कम इंसुलेशन जा रहा है, तो वहाँ पे हमेशा मतलब उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, सरप्लस और डेफिशिट को मेंटेन करने के लिए जो ट्रॉपिक से जो सरप्लस रेडिएशन होता है वो सरप्लस जो हीट होती है वो मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है पोल्स के साथ। तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन होता है ताकि ट्रॉपिक जो है एक्सट्रीमली हीट ना हो जाए और पोल्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब परमानेंटली फ्रोज ना हो जाए। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे है, ग्राफ के थ्रू देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ तक ये जो सोलर रेडिएशन है, ये सोलर रेडिएशन है हमारा, ये सरप्लस है इधर, यहाँ से 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक इस एरिया में ये सरप्लस है, और पोलर एरियाज में ये जो है कम है। लेकिन जो रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन पोलर एरियाज में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पोलर एरियाज जैसे आइस और स्नो है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है पोलर एज कम्पेयर टू लैंड एरियाज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे फ्रोजन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जो सरप्लस है ये मेंटेन किया जाता है, मतलब ये इधर से एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है, और ताकि यहाँ पे जो ये जो एरिया है हम थोड़ी, और ये जो पोल वाले एरियाज हैं वो ज़्यादा टाइम तक या मतलब बहुत ज़्यादा फ्रोजन ना रहे, मतलब परमानेंटली फ्रोजन ना रहे। ठीक, तो इस तरह से ये आज का टॉपिक हमारा एंड होता है, जिसमें कि हम हीट बजट को समझे, इंसोलेशन को समझे। तो आप अपने बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टॉपिक समझ आया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से साथ स्टार्ट करेंगे। आप BHU वाले चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, और आपको फ्री टेस्ट सीरीज ऐप पे मिल रही है ज्योग्राफी की भी, तो आप ऐप पे जाके देखिए, और हर संडे ऐप पे टेस्ट अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ जाके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप अपने से कितना पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू कितना पढ़ रहे हैं, और कैसे आप अपने आप में और इम्प्रूव ला सकते हैं, क्योंकि मेन गोल आपका है CUT PG को क्वालिफाई करना, 2026 को क्वालिफाई करना। तो आप की जो हम हेल्प कर रहे हैं आप उसके थ्रू भी पढ़िए, और खुद से भी पढ़िए, और टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।